अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पेंसरी फॉर कम्युनिटी। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर साहब, जो ये पीडियाट्रिशियन भी हैं और इंटेंसिविस्ट भी हैं। पीडियाट्रिशियन तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि वो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उसको पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक वो है वो इंटेंसिविस्ट जो इन्होंने उनमें डिप्लोमा किया है आगा खान यूनिवर्सिटी से। इंटेंसिविस्ट वो मालिज होते हैं जो अक्सर बेशतर जो पेशेंट्स मतलब जो बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ के साथ आते हैं इनके पास, या दिल की बीमारी के साथ आते हैं इनके पास, या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मतलब जिनको क्रिटिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नीड होती है, तो वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं, आते हैं इनके पास, इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, बच्चों के हवाले से हमें गाइड करें कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा मैसेज फॉरवर्ड करें कि ताकि लोग जो है इस चीज़ से अवेयर रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहीम साहब, थैंक यू, आप आए और लोगों की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर पारस शहजाद रिंद है और मैं जो है कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS बोरान मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद पोस्ट फेलोशिप जो है मैंने CMH क्वेटा से की है। उसके बाद क्रिटिकल केयर के मैंने 2 डिप्लोमा अलग अलग किए हैं। एक डिप्लोमा मैंने डाउ यूनिवर्सिटी से किया है और दूसरा डिप्लोमा मैंने क्रिटिकल केयर का आगा खान यूनिवर्सिटी से किया है। और जैसे रहीम साहब ने बताया कि क्रिटिकल स्पेशलिस्ट होना मींस के सीरियस बच्चों का स्पेशलिस्ट होने को कहते हैं। ऐसे बच्चे जो किसी भी वजह से अपनी सांस रोक सकते हैं, उसको हम एक आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए हम उसको सांस बहाल करते हैं, उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। तो वेंटिलेशन का मतलब ये है कि हमारा लंग्स, फेफड़े जो काम करते हैं वो एक मशीन करेगी, ऑक्सीजन इन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगी। ऐसे बच्चे जिनकी सांस बिल्कुल नहीं है वो बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी सांस तेज़ है वो भी वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब कि उसकी सांस का जो है बैलेंस बराबर नहीं है। और ऐसे बच्चे जिनको कोई लंग्स इश्यूज़ हैं, जैसे न्यूमोथोरैक्स हो गया, लंग्स में पानी या हवा का ज़्यादा हो जाना और प्लूरल इफ्यूजन का हो जाना, पानी का जमा हो जाना, या इन्फेक्शन की वजह से, वो तरह के बच्चे भी वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक वाले पेशेंट जिन्हें इन्होंने बताया कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, ऐसे बच्चे जिनको पैदाइशी दिल के अराज़े का मसला है, दिल में सुराख है, दिल में एक सुराख के बजाय मल्टीपल सुराख है, दिल की रगों का चेंज हो जाना, जैसे TGA हम कहते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। इसके अलावा जैसे टॉफ कहते हैं, टॉफ मतलब कि टैटोलॉजी ऑफ फेलोट, जिसमें 4 बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर्स हजरात को पता है, वो तरह के बच्चे भी हो वेंटिलेटर टेट स्पेल के साथ आते हैं हमारे पास। इसके अलावा सेंट्रल काज है, ब्रेन के इशू की वजह से बच्चा मेनिंजाइटिस के साथ है, मेनिंजाइटिस भी इनके गर्दन तोड़ बुखार, उसकी वजह से बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दिमाग में वो स्टॉप हो गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो वो बच्चे भी सांस रोकते हैं, तो उनको भी फौरी वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेशन मशीन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं ये भी बताता चलूँ कि वेंटिलेटर पेशेंट को रखते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकालते हैं, तो ये सिर्फ उसकी सांस को जो है बहाल रखने के लिए जो है उसको वेंट पे रखते हैं। लेकिन जो उसकी असल वजूहत होते हैं, जो असल बीमारी होते हैं, जैसे मतलब सीवियर सिप्सिस के साथ जो पेशेंट आते हैं, या सर ने कहा कि जो जैसे TGA की जो कोई पेशेंट हो ऐसे, या कोई सीवियर नमूनिया की जो पेशेंट होते हैं जिसकी सीना वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो जब सीवियर कंडीशन से गुजर के जो है बहुत तशवीशनाक हालात, जैसे कि मर्ग और ज़िंदगी के बीच वक्त में जब वो आते हैं इनके पास, तब उनको जो है वो इंटुबेट करके जो है वेंटिलेटर मशीन पे रखते हैं। तो मैंने यही कहना था कि वेंटिलेटर मशीन जो है एक वक्ती सहारा मरीज़ को देता है, ताकि उसकी
असल बीमारी का इलाज हो सके। ऐसे ही है सर? जी जी रहीम साहब, जैसे बता रहे कि वेंटिलेशन क्या है कि ये एक आला है जो हमारे लिए एक स्टेपनी का रोल अदा करता है। जब भी कोई गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, स्टेपनी हमें क्या करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन असल काज उसका जो होता है वो दोबारा जो टायर है वो रिप्लेस होता है तो गाड़ी बहाल हो जाती है। वेंटिलेशन पे हमारे लोगों का ये मिथ है, कंसेप्ट है, खौफ है। बस वेंटिलेशन, कभी कभी लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी तो इसको मत डालना, इसको मरने देना। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि वेंटिलेशन हमें ये टाइम देगी कि इस बीमारी का हम इलाज कर सकें। कतई ये मतलब नहीं है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाएगा तो अभी उसके बचने के कोई चांस नहीं। आप देखेंगे कि इसी वीडियो के साथ साथ आपके साथ कोई वीडियोस मेरे पेशेंट्स की चल रही होंगी जिसमें ऐसे ही बच्चे मेरे पास आए थे, बर्न वाले, निमोथोरेक्स वाले, मेनिंजाइटिस वाले, जिनकी वीडियोस आप देख रहे हैं वो किस तरह आए हैं और किस तरह ठीक होके डिस्चार्ज होके यहाँ से चले गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल वीडियोस थी जो हमने आप लोग को इस वीडियो के तवज्जुह से बताई कि ये वेंटिलेशन के ही बच्चे थे जो बच के ठीक ठाक होके यहाँ पे आईसीयू एनआईसीयू से डिस्चार्ज हुए। बाकी ये कि साथ साथ मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, जो असल बीमारी है उसको हम डायग्नोज करके उसका इलाज साथ साथ चल रहा होता है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एबीजीज। जब भी हम किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं, एबीजीज जो है ना उसकी मस्ट हमने करनी होती है एवरी 4 आवर 6 आवर, जिसकी वजह से हम तब बता सकते हैं कि इसकी जो वेंटिलेशन है अब इम्प्रूव हो चुकी है, अब ये वीन ऑफ हो सकता है। वेंटिलेशन 2 किस्म के होते हैं, एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, एक इन्वेसिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वो वेंटिलेशन जिसमें हम पेशेंट को जो ना ईटीटी पास नहीं करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास नहीं करते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, नेज़ल हाई फ्लो और नेज़ल सीपैप, ठीक है। तो ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है जो आगा खान के जो आजकल जो हाईली क्लासिफाइड हॉस्पिटल है वहाँ पे ये ज़्यादातर जो पेशेंट है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से ही ठीक हो रहे हैं। उनको क्या होता है कि इसमें हम नेज़ल हाई फ्लो के ज़रिए इसमें 2 ऑक्सीजन प्लस एयर, ये 2 चीज़ें जब यूटिलाइज होती हैं उसके मुताबिक लंग्स को एक मिक्स्ड और जो है ना ऑक्सीजन मिलता है, तब वो नेज़ल हाई फ्लो से ही पेशेंट ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो है ना हमारे पास क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो हम जो है ना इन्वेसिव वेंटिलेशन पे उन पेशेंट को ठीक करते हैं और उनका इलाज करते हैं। और वो माँ बाप जो रो रहे होते हैं, जो कह रहे होते थे कि डॉक्टर साहब इसको हम कराची ले जाएं, तो मैं कहता हूँ कि ये अगर 12 घंटे का सफ़र वेंटिलेटर के साथ ये कर सकता है। अगर रिस्क इसका अगर इस ईटीटी डिसलॉज हो जाए, आपके पास एक्सपर्ट टीम है तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वही ट्रीटमेंट जो आगा खान में इनका होना है वो हम यहीं पे ही करके इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है कि लोगों को आगाही हो कि जो वेंटिलेशन है वो अब इस हॉस्पिटल में, मिड ईस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 8 से 10 वेंटिलेटर हमारे पास एट अ टाइम पेशेंट, अभी आप देखेंगे कि ऊपर वो हमारे पास पेशेंट अभी भी वेंटिलेशन पे हैं जो अभी खुद ब्रीथिंग उसकी शुरू हो चुकी है, जो खुद अभी ब्रीथ कर सकते हैं। तो वो पेशेंट आप वीडियोज़ में देखेंगे कि वो अभी सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं और उसको हम एक्सट्यूबेट की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हमारी कम्युनिटी को। और मीडियस हॉस्पिटल में यहाँ पे 6 से लेकर 10 बजे तक बैठते हैं, ओपीडी भी करते हैं। और साथ में यहाँ पे इनके पास जो हेल्थ कार्ड की बुनियाद पे जो पेशेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होते हैं वो भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है इनके पास। तो सर आप हमारी जो देही इलाके के जो लोग हैं जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है पेशेंट्स के बारे में, या जो उनकी अपने बच्चों के बारे में वो सही स्ट्रिक्ट डिसीजन जो एट अ टाइम नहीं ले सकते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो कब जो है पेशेंट को जो है आपके पास लाए, या वो एडमिशन की ज़रूरत होगी या उनको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी? आप ये देखें कि बच्चे का जो है ना वो जेस्चर कैसा है, बच्चे के जो सिम्टम्स देखें कि एबनॉर्मल सिम्टम, बच्चा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा सांस ले रहा है, वो बच्चा जिसको अचानक झटके आ रहे हैं और उसकी सांस रुक गई है, वो बच्चा जिसको होंठ नीले हो रहे हैं और सांस भी कम हो रही है, ऐसे बच्चे जिसने सडन कोई ऐसी चीज़ खा ली है फॉरेन बॉडी जिसकी वजह से उसका सांस रुक चुका है, तो ऐसे बच्चे जिसमें झटकों की वजह से उसकी सांस रुक चुकी है, और वो बच्चे जो आप ऑक्सीजन पे रखा हुआ है अचानक उसकी ब्रीथिंग होल्ड हो रही है, बार बार
एपनिया में जा रहे हैं, रिकरेंट एपनिया में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम वेंटिलेशन पे डालते हैं। वो माँ बाप जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यही मैंने जो अलामात उनको बताई हैं, वो लेट ना करें। क्योंकि अगर टाइमली अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको लेट कर दी, तो आप वो पेशेंट को फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होकर हमारे पास आते हैं, और उन पेशेंट में और बाकी अर्ली पेशेंट में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है हमें। और एक और मैसेज मैं आज देना चाहूँगा कि मेरे पास गुज़िश्ता 2-3 महीनों से मीज़ल विद कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजूहत ये है कि हमारे जो लोग हैं वैक्सीनेशन नहीं करते। मीज़ल वाला बच्चा जो वैक्सीनेटेड है उसमें लेस कॉम्प्लिकेशन होती है एज़ कम्पेयर टू जो है ना वैक्सीनेटेड पेशेंट होते हैं। जो वैक्सीनेटेड पेशेंट है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होगी, जो नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट होगा वो मेरे साथ मीज़ल विद नमोनिया विद मेनिंजाइटिस आते हैं, वो वेंटिलेशन पे जाते हैं। तो खुदारा इस जो है ना मैसेज का वीडियो का मकसद ये भी है कि आप लोग जो हेल्थ की जो प्रिवेंटिव मेडिसन है या प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है, पोलियो है, मीज़ल है, इसके अलावा टेटनस है, पर्टूसिस है, इन तमाम जो EPI का प्रोग्राम की वैक्सीनेशन है 15 महीने तक, वो तमाम वैक्सीन करवाएं ताकि आपके बच्चे वैक्सीनेशन से ही बीमार ही ना हों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर पारस शहजाद साहब। तो आपने इनकी मशवरा, इनकी बातें सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन पर पूरा जो है अमल करेंगे, और हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम कर सकें आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा मुफीद और मानी खेज़ मशवरे हैं वो आपकी कानों तक पहुँचा दें। थैंक यू।